हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर लाइफ चेंजिंग लाइफ 1। So far, we have studied the period from the year 1961 to 2000. The speed of change in the 20th and 21st centuries has been tremendous. Human life is changing rapidly. Things which we could not have even imagined earlier are now a part of reality. In ancient and medieval periods, religion was an important part of person's identity. तो सो फार हमने जो देखा 1961 से 2000 का जो समय था, जो हम कह सकते हैं कि 20th से लेके 21st सेंचुरी का जो समय था, उसमें बहुत चेंजेस आए हैं। हमने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया है और हमने देखा है ह्यूमन लाइफ, लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। ऐसी चीज़ें जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे वो आज हमारे लिए रियलिटी बन चुकी है। अब जो एंशंट और मीडिएवल पीरियड था, उस समय रिलीजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था। एक आदमी की जो पहचान थी वो उसके रिलीजन से ही होती थी। नाउ मॉडर्नाइजेशन हैज़ पोज सम चैलेंजेस बिफोर ऑल रिलीजन्स, बी इट हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जोरोएस्ट्रियनिज्म और जुडाइज्म. Dr. Babasaheb Ambedkar brought about a sea change in our traditional mindset. He brought it about through the medium of Indian Constitution. लेकिन आज जब मॉडर्नाइजेशन हो चुका है तो हम देख रहे हैं कि हमारे रिलीजन्स में बहुत सारे चैलेंजेस आ चुके हैं। चैलेंजेस इन द सेंस कि हम जैसे कहते थे कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमारे रिलीजन से ही है, ये चीज़ आज नहीं रही है। आज किसी का भी रिलीजन मैटर नहीं करता है, किसी का भी रिलीजन डिसाइड नहीं करता है कि कौन सुपीरियर है और कौन इन्फीरियर है। ये चीज़ डिसाइड करती है कि वो किस पोजीशन पे है, वो कितना केपेबल है, वो क्या कर रहा है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो किस जॉब पोस्ट में है। ये सारी चीज़ें आज के समय डिसाइड करती है कि एक पर्सन की आइडेंटिटी क्या है। साथ ही साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लाया था थ्रू आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस चीज़ में चेंज लाया था? हमारी सोच में चेंज लाया था। सालों से ये होता था कि जो भी ऐसे लोग होते थे जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था कंट्री पे। उनके साथ बहुत ही ख़राब ट्रीटमेंट दिया जाता था। जो लड़कियां होती थी उनके साथ देवदासी सिस्टम फॉलो किया जाता था। बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब उनकी कंडीशन हॉरिबल थी हमारी कंट्री पे। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंक्लूड किया गया फॉर दीज पीपल, उसके बाद से बहुत ज़्यादा चेंज आ गया और बहुत ज़्यादा कंडीशन अच्छी हो गई फॉर दीज वीकर सेक्शंस. According to our constitution, all Indians are equal before the law and they cannot be discriminated against on the basis of religion, race, caste, gender or place of birth. All citizens have the right to freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully without arms, freedom to form association, freedom to move, to live and settle down anywhere on Indian territory and to practice any occupation. Indian citizens living anywhere in India enjoy the right to nurture their language, script and culture. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारे इंडियंस, जितने भी इस देश के वासी हैं, वो सारे लॉ के सामने इक्वल हैं और उन्हें इस नाम पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, रेस से, कास्ट से, जेंडर से, या वो कहाँ पैदा हुए हैं। जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास फ्रीडम है ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब हर आदमी अपनी ओपिनियन रख सकता है, हर आदमी अपनी सोच सामने रख सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें हैं कि ऑब्वियसली आप ऐसी सोच सामने नहीं रख सकते जो आपके देश के अगेंस्ट है, कि आप अपनी गवर्नमेंट के लिए भड़का रहे हो। आप अपने देश के साथ देशद्रोह जैसा नहीं कर सकते, पर नॉर्मली आप अपनी ओपिनियन रख सकते हो। नेक्स्ट है कि कोई भी चाहे तो वो पीसफुली असेंबल हो सकता है। मतलब कुछ लोग कुछ डिस्कशन करना चाहें तो वो किसी भी जगह जाके असेंबल हो सकते हैं, लेकिन उनके पास आर्म्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, कोई भी एसोसिएशन बनाना चाहे तो वो फ्रीली बना सकता है। कहीं भी जाना चाहे, कहीं भी रहना चाहे, किसी भी प्लेस में सेटल डाउन होना चाहे, इंडिया के कोई भी ऑक्यूपेशन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आदमी फ्रीली कर सकता है।
और हम पूरे देश में कहीं भी रह सकते हैं और हमारे पास ये राइट है कि हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो स्क्रिप्ट है, हम उसे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन हम पे इम्पोज नहीं कर सकता क्योंकि हम उनके स्टेट पे रह रहे हैं। दीज प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन शुक द फाउंडेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम. It helped to make the practice of vocation running in the family obsolete. Change Change became the trend in every field of life. The following box shows how even machines were affected. नाउ नेक्स्ट ये बात कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कारण जो कास्ट सिस्टम था वो हमारी कंट्री में ख़त्म हो गया और कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम के कारण जो भी भेदभाव होता था वो भी जितना ख़त्म हो सकता था ख़त्म हो गया और हर फील्ड ऑफ लाइफ में चेंज आने लगा. During the British era, there were 4 kinds of compartments in the railway train: the first, second, and inter and third class. Nominal facilities for the passengers travelling by third class and the negative attitude towards them was almost a symbol of Indian social hierarchy. In the 1978 railway budget, Madhu Dandavate put an end to this third class. Later, 2 trains were started which had no class division, namely Sinhagad Express on the Pune-Mumbai route and Gitanjali Express on Mumbai-Kolkata route. तो जो ब्रिटिशर्स का समय था उस समय रेलवे में 4 कंपार्टमेंट्स होते थे, एक फर्स्ट क्लास के लिए, एक सेकंड क्लास के लिए, एक इंटर क्लास के लिए और एक थर्ड क्लास के लिए. जो थर्ड क्लास होता था उन्हें ठीक ठाक फैसिलिटीज़ दी जाती थी और एक बहुत ही ख़राब एटीट्यूड रहता था बाकी क्लास के लोगों का उस क्लास के लोगों के लिए जो थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट्स में बैठते थे. ऑब्वियसली वो यही वीकर सेक्शंस थे और इससे ये दिखाया जाता था कि कैसे सोशल हायरार्की वाला सिस्टम हमारी कंट्री में चलता है. पर 1978 में जो रेलवे बजट आया उसने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए. मधु दंदावटे उन्होंने ये थर्ड क्लास का जो सिस्टम था वो ख़त्म किया और उसके बाद 2 ट्रेन्स चालू की गई. सिन्हागढ़ एक्सप्रेस जो पुणे से मुंबई के रूट जाती थी और गीतांजलि एक्सप्रेस जो मुंबई से कोलकाता के रूट जाती थी. इन ट्रेन्स को कंपार्टमेंट्स के बिना बनाया गया. Thus began a series of minor and major changes in the society. Now anyone can go into a restaurant irrespective of his religion, race, caste or gender. In fact, we see board outside the restaurants welcoming all. तो अब क्या हो गया कि अब कोई माइनर क्लास या मेजर क्लास नहीं है हमारी सोसाइटी में. अब कोई भी इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं है. आपको कोई भी रेस्टोरेंट जाना है आप जा सकते हो और वहाँ पे इस नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि आपका रिलीजन, रेस, कास्ट या जेंडर क्या है. और हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट्स के बाहर बोर्ड्स लगे रहते हैं जहाँ पे वो लोग हर किसी को वेलकम करते हैं. Another very significant change during the post-independence period is the right to express opinion against the government. Earlier, there were limits on expressing any opinion against political rulers. Now, Indian citizens can register their protest against the policies of government through newspapers, speeches or other media. इंडिपेंडेंस के बाद एक जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है वो ये आया है कि हर आदमी अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट. यदि हमें कोई मिनिस्टर से दिक्कत है, उसकी पॉलिसी से दिक्कत है, गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी से दिक्कत है तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं गवर्नमेंट के सामने. पहले ऐसा सिस्टम नहीं था. हम प्रोटेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं जैसे न्यूज़पेपर्स के थ्रू, स्पीचेस दे सकते हैं जगहों में या दूसरे जो भी मीडिया के सोर्सेज हैं वहाँ पे. लेकिन अगेन फिर यही बात आ जाती है कि हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जो देश के अगेंस्ट हो, जो देश में पूरे देश की कंडीशन ख़राब कर दे, दंगा फसाद चालू हो जाए देश में. ऐसी बातें हम नहीं बोल सकते. हम सिर्फ अपना जो कहते हैं डिसअग्रीमेंट है वो सामने रख सकते हैं. The institution of the family. During the pre-independence period, the institution of the family was an important identifying feature of Indian society. India was known all over the world as the country of joint families. इंडिपेंडेंस के पहले का जो समय था, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूशन थी फैमिली की. मतलब हम लोगों के लिए फैमिली बहुत ही ज़रूरी थी और हम पूरे दुनिया में फेमस थे जॉइंट फैमिली के नाम पे कि इंडिया में लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ नहीं होती, सब साथ में मिलकर रहते हैं.
However, the wave of globalization has now given an impetus to the society of nuclear family. लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद से हमारी कंट्री में ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है, बट ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 50-50% वाला सीन है, कहीं जॉइंट फैमिली है और न्यूक्लियर, और मैक्सिमम तो न्यूक्लियर फैमिली ही हमारी कंट्री में रहने लगी है. Social welfare. The objective to establish the welfare state has been incorporated in the constitution itself. India is the first country in the world to do so. The social welfare program aimed to make opportunities for full-time employment, healthcare, education and development available to all Indian citizens. Indian society is riddled with large-scale economic, social, educational and cultural inequalities. हमारे कंट्री को जब इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनका मोटिव था कि हमारी कंट्री वेलफेयर स्टेट हो. वेलफेयर स्टेट एक ऐसी कंट्री होती है जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए काम करती है. सोशल वेलफेयर सबसे मेन मोटिव होता है गवर्नमेंट का. तो कहीं ना कहीं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ लाई गई कि अब गवर्नमेंट जो बनी है वो लोगों के लिए काम करेगी, और इंडिया सबसे पहली कंट्री थी जिसने ऐसा किया. अब ये जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं इनमें होता क्या है, इनमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है लोगों को, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की, हेल्थ केयर की, एजुकेशन की, और साथ ही साथ हर आदमी के डेवलपमेंट की. हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उस पर बहुत सारे इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशन एंड कल्चरल इनइक्वालिटीज़ हैं. मतलब ये सारे फील्ड्स में हम अनइक्वल हैं. However, it is necessary that opportunities for development reach women, children, and differently abled, the scheduled caste and tribes, as well as other minorities. This was greatest challenge facing the government during the post-independence. इसीलिए हमारी कंट्री में ये नेसेसरी था कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो औरतों को मिले, बच्चों को मिले, और दूसरे जो लोग हैं जिन तक नहीं पहुंच पा रही है वो सारे लोगों को मिले, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दूसरी माइनॉरिटीज़ को मिले. और यही सबसे बड़ा चैलेंज था इंडिपेंडेंस के बाद. That is why on 14 June 1964 the Government of India constituted the Ministry of Social Welfare. Under this ministry, various programs are implemented for nutrition and child development, social security and social protection, women's welfare and development. A similar arrangement exists at the state level too. इसीलिए 14 जून 1964 को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर स्टार्ट किया इन द सेंस स्टैब्लिश किया. ये जो मिनिस्ट्री है इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे न्यूट्रिशन और चाइल्ड डेवलपमेंट करना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, औरतों का वेलफेयर करना, डेवलपमेंट करना, और स्टेट लेवल में भी ये काम होने लगा है. Scheduled caste and tribes. According to 1971 census, 22% people in India belong to scheduled caste and tribes. Laws were enacted so that they got educational scholarship and representation in parliament as well as state assemblies. Some seats are also reserved for them in government services. तो 1971 का जो सेंसस था उस हिसाब से ये पता चला था कि 22% ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं. इन लोगों के लिए लॉज बनाए गए ताकि इन्हें प्रॉपरली एजुकेशन मिल सके, एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिल सके, पार्लियामेंट में इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो और स्टेट असेंबलीज़ में भी इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो. साथ ही साथ गवर्नमेंट सर्विसेज जो होती हैं उनमें भी इनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई. Public health. The Constitution of India states that the primary duty of government is to raise the people's standard of living, to ensure proper nutrition and to improve public health. The Ministry of Health and Social Welfare at the center helps the state government in this regard. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी सबसे प्राइमरी ड्यूटी ये होती है कि लोगों का जो रहने का वे है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे सुधारना, ये मेक श्योर करना कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और उनकी हेल्थ सुधारना, कॉमन जो पब्लिक है उनकी हेल्थ सुधारना. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, ये हेल्प करता है स्टेट गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें करने में. To make primary health services as well as medical care available to rural people, the tribal and the poor was an objective of 6th 5-year plan
Efforts were made towards helping people maintain good health by giving recognition to Unani, homeopathy, Ayurveda and naturopathy in addition to allopathy. साथ ही साथ जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, मेडिकल केयर सर्विसेज हैं, ये रूरल लोगों तक पहुँचे, ट्राइबल लोगों तक पहुँचे, गरीबों तक पहुँचे। ये ऑब्जेक्टिव था ऑफ 6th 5-year प्लान। और बहुत जितने एफर्ट्स गवर्नमेंट लगा सकती थी गवर्नमेंट ने लगाए, ताकि अच्छा हेल्थ तो मैक्सिमम पीपल ऑफ कंट्री का। एंड होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, इससे भी हमारी गवर्नमेंट ने प्रमोट किया एलोपैथी से ज़्यादा, क्योंकि एलोपैथी के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं एंड साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एलोपैथी मेडिसिन। Progress in the medical field has made the life of Indian relatively free of health concerns. In 1962, the first successful open heart surgery was performed under the leadership of Dr. N. Gopinath at Christian Medical College Hospital at Vellore in Tamil Nadu. Hence, it is no longer necessary to go abroad for such treatment. और हम देखें तो हमारे कंट्री का जो मेडिकल फील्ड है उसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। 1962 में सबसे पहली ओपन हार्ट सर्जरी की थी, मतलब हमारी कंट्री में परफॉर्म हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर एन गोपीनाथ, जो कि परफॉर्म हुई थी क्रिस्टन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, जो कि वेल्लोर तमिलनाडु में सिचुएटेड है। इसीलिए अब हमें ओपन हार्ट सर्जरी के लिए फ़ॉरेन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी कंट्री में ही सारी सर्विसेज अवेलेबल है। Similarly, the invention of Jaipur foot has transformed the lives of disabled in India. Before 1968, if a person lost a leg in an accident, he had to suffer for the rest of his life. In order to remedy the situation, Dr. Pramod Sethi designed and manufactured artificial limbs, noses and ears with the help of skilled craftsman Ramchandra Sharma. साथ ही साथ जयपुर फुट जो इन्वेंशन हुआ था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग किसी एक्सीडेंट में अपना पैर खो देते हैं। 1968 के पहले ऐसे लोग जो एक्सीडेंट में अपना पैर खो देते थे उन्हें पूरे जीवन भर सहना पड़ता था, क्योंकि वो हमेशा के लिए डिसेबल्ड हो जाते थे। लेकिन इस सिचुएशन को सुधारने के लिए डॉक्टर प्रमोद सेठी ने आर्टिफिशियल लिम्स, नोजेस, ईयर्स बनाए with the help of skilled craftsman Ramchandra Sharma. The artificial body part manufactured with the help of Jaipur foot technology have made it easy for differently able to walk barefoot on rough surfaces, run, go cycle, work in the field, climb trees and even climb mountains, etc. They save on the expenses on shoes as there is no need for footwear on these artificial limbs. They can bend their legs at the knees and sit crossed legs. These feet are also convenient while working in the water or wet condition. अब ये जो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स हमारे कंट्री में बनाए गए, जयपुर फुट की जो टेक्नोलॉजी थी, इसने क्या किया कि ऐसे लोग जो लोगों ने अपना पैर खो दिया है उन्हें एक आर्टिफिशियल लेग दिया, जिसकी हेल्प से वो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, माउंटेन चढ़ सकते हैं, पेड़ चढ़ सकते हैं। वो लोग फुटवेयर, चप्पलें नहीं पहन सकते लेकिन शूज़ आराम से पहन सकते हैं, और साथ ही साथ नीज से उनके पैर मुड़ सकते हैं, वो पैर मुड़ के बैठ सकते हैं, और साथ ही साथ गीले में भी, मतलब वाटर में भी वो आराम से जा सकते। किडनी ट्रांसप्लांट, सिंस this surgery can now be performed in India, doctors have succeeded in saving patients' life. Such surgeries were not so common in India till 1971, but in 1971 it was successfully performed at the Christian Medical College Hospital at Vellore in Tamil Nadu. Dr. Johnny and Dr. Mohan Rao transplanted the kidney donated by a living person into the patient's body. Nowadays, patients from underdeveloped countries come to India for such surgeries. हमारी कंट्री में किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी जब से चालू हुई तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकी। ये जो सर्जरीज़ थी 1971 तक तो इंडिया में पता भी नहीं था या होती भी नहीं थी, और लेकिन 1971 में सक्सेसफुली अगेन क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो कि वेल्लोर में सिचुएटेड है तमिलनाडु में, वहाँ पे ये परफॉर्म की गई। डॉक्टर जॉनी एंड डॉक्टर मोहन राव ने
एक आदमी जिसने अपनी किडनी डोनेट की थी, उसकी किडनी लेकर एक पेशेंट की बॉडी में लगाई और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। और अब ऐसी कंट्रीज़ जो प्रॉपरली डेवलप नहीं है वो इंडिया में आके ट्रांसप्लांट कराती है, क्योंकि इंडिया में ये ट्रांसप्लांट एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ सस्ता है। Test tube babies. Right from early times, having a baby is considered to be an utmost importance in the Indian family system. The support of the test tube baby technology has been available to childless couples since 1978. हम देखते हैं कि सालों से हर जगह ऐसा होता है कि बेबी होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब किसी भी घर में बच्चा आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और इसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी लाई गई। ऐसे कपल्स जिनका बच्चा नहीं होता है, टेस्ट ट्यूब सिस्टम से 1978 के बाद से उन लोगों को हेल्प की गई फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड। इट वॉज अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय दैट द experiment of test tube baby was successfully carried out at Kolkata. This was the first successful attempt at artificial conception. A girl named Durga was born. This technology helped to solve the problem of childless couples who wanted children. और ये जो टेक्नोलॉजी आई थी, ये एक्चुअली सबसे पहला जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था टेस्ट ट्यूब बेबी का, वो किया गया था अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। और सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब बेबी से लड़की फॉर्म हुई थी वो थी दुर्गा, जो पैदा हुई थी। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये उन कपल्स की हेल्प करती है जिनके बच्चे नहीं हो पाते और जिन्हें बच्चे चाहिए। Immunization. Before 1978, every year 6 Indian infants out of every 10 who were born faced fatal health problems in the very first years of their birth. The immunization program was taken up to overcome the threat of polio, measles, tetanus, TB, diphtheria, and whooping cough. The pulse polio immunization program started in 1995 has control polio. तो 1978 के पहले क्या होता था कि मानो कि 10 इन्फेंट्स पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 6 इन्फेंट्स हमेशा यही होता था कि मर जाते थे, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम रहती थी अपने फर्स्ट ईयर ऑफ बर्थ में। और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया ताकि थ्रेट ऑफ पोलियो, मेजल्स, टीटनस, टीबी, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, ये सारी चीज़ें का जो थ्रेट है वो ख़त्म किया जा सके हमारी कंट्री से। और द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया हमारी कंट्री में 1995 में, ताकि ये जो पोलियो का थ्रेट है ये ख़त्म किया जा सके। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है। इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।